दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है रात में 8 बजे पीएम में जो हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये 3 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है 2 नंबर प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जो आप सही प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो ये 2 दिसंबर से होने वाला है और आपके पास जो है समय बहुत कम बचा हुआ, और जो भी प्रश्न पढ़ना है आपको इफेक्टिव प्रश्न पढ़ना है ताकि जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने जो है ये रद्द कर दिया था। देखो, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द कर दिया था। ये जो लॉर्ड रिपन ने जो कि रद्द कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने जो है इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो, हम बात कर ले कि 1878 ईस्वी में लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस, ठीक है, अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे इस मतलब एक्ट के अंतर्गत जैसे कि अनुसूचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार जो कि मिल गया था। ठीक है, मजिस्ट्रेटों को जो है क्या मिल गया था, व्यापक जो कि इसमें अधिकार मिल गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ये कब हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ये कब हुआ है। देखो, आपको साथ ही साथ आंसर भी करते जाना है। देखो, ये 1820 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1820 में। और ये छोटा नागपुर पठार जो ये कहाँ पर पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में। और यहाँ से जो है क्या कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो दामोदर नदी भी जो है निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी। ठीक है, ये दामोदर नदी जो है ये झारखंड से मतलब जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। इसलिए जो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का जो है शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक नदी जो है दामोदर नदी को ही कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा हुआ था। देखो, हम बात कर ले 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जो है अहमदाबाद के निकट में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और अप्रैल 1917 में, ठीक है, अप्रैल 1917 की हम बात कर ले, उसी समय अप्रैल 1917 में जो है बिहार में स्थित जो कि जिला चंपारण में, ठीक है, बिहार में स्थित है जिला चंपारण में क्या कहते हैं किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ, ठीक है, किसानों पर जो कि किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन किया गया। और इस सत्याग्रह जो कि 3 कठिया से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 3 कठिया से। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 3 कठिया। ठीक है, 3 कठिया। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, ये 3 कठिया से जुड़ा हुआ था। तो आपको इस तरह से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि उल गुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा था। उल गुलान विद्रोह जो है ये किससे जुड़ा हुआ था। देखो, हम बात कर ले कि उल गुलान विद्रोह जो है ये 1893, ठीक है, आपको याद रखना 1893 से लेकर 1900 तक। ठीक है, 1900 के बीच में जो है तत्कालीन बिहार के मुंडा क्या कहते हैं, बिहार के मुंडा आदिवासी ने, ठीक है, बिहार के मुंडा आदिवासी ने पारंपरिक जिम्मेदारी जो कि भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ, ठीक है, फिर से आपको समझना है कि मुंडा आदिवासी ने जो है पारंपरिक जिम्मेदारी जो कि भूमि व्यवस्था में, ठीक है, भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, बिरसा मुंडा। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, उलगुलान विद्रोह जो किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंगेर का हरियाटल विरोध मतलब जो है विरोध जो है उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या था। देखो, इसका मुख्य मतलब उद्देश्य था कि वाकसत भूमि क्या कहते हैं, वकासत भूमि की वापसी का मांग। ठीक है, मतलब वहां का जो भी भूमि था उसका मतलब वापसी मांग कर रहा था। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ है? बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ है? देखो यहाँ पर आपको समझना है कि 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में एक भव्य दरबार का, ठीक है, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन जो कि इंग्लैंड के सम्राट क्या कहते हैं जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। फिर से आपको समझना है कि 1911 इसमें दिल्ली में जो कि एक भव्य दरबार का आयोजन जो कि इंग्लैंड के साथ क्या कहते हैं इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। उस समय भारत के वायसराय की हम बात कर लें तो उस समय भारत का वायसराय जो ये लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। उस समय वायसराय जो है ये लॉर्ड हार्डिंग थे। उसी के दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी और साथ ही बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया, जबकि उड़ीसा एवं बिहार भी एक नवीन मतलब घोषणा के आधार पर राज्य बने हैं उसी समय। और इसी दरबार में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली की स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले अपना भारत का राजधानी भी जो है ये कोलकाता पड़ता था, लेकिन जो है इसे फिर जो है दिल्ली कर दिया गया है, ठीक है, दिल्ली। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब की हम बात कर ले तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912 में, ठीक है, 1912 में, ठीक है। उसी समय क्या कहते हैं उसी समय हुआ था, कोलकाता से दिल्ली जो कि स्थानांतरित किया उसी समय जो है घोषणा यह भी कर दिया गया थी 1912 ईस्वी में, मतलब जो है इसकी भी घोषणा जो कि 1912 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो ये कब हुआ है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुआ है? देखो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 1916 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1916 ईस्वी में जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि 1930 और 1931 में बढ़ी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक जो कि अंग्रेजी हुकूमत का, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नामांकन जो कि ये कर दिया था, नाकाम कर दिया था, ठीक है, नाकाम कर दिया था। देखो ये जो है ना गया जिला में जो है उसको नाकाम कर दिया गया था, ठीक है, गया जिला में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गया जिला में, ठीक है, गया जिला में। चलिए अगला प्रश्न है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सल्यू रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या जो है कितनी है? फिर से आपको समझना है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सेल्यूट ग्रुप के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या जो है कितना है? भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या की यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या जो इसके अनुसार कितना है? जल्दी से आंसर करना है, सभी को आंसर करना चाहिए इस प्रश्न का। देखो बंधुआ बच्चों की संख्या जो ये 4.5 करोड़, कितना हो जाएगा? 4.5 करोड़ यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4.5 करोड़। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी कितना प्रतिशत जो कि जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा जो कि पाती है, प्राइमरी शिक्षा जो कि सुविधा पाती है भारत में ग्रामीण संख्या की, बताइए। देखो ये जो है ना लमसम जो है कितना 94%, कितना हो जाएगा? 94% यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 94% जो कि आबादी है जो कि ग्रामीण है, ठीक है, ग्रामीण जिसको हम लोग विलेज कहते हैं, वहाँ का संख्या जो कि प्राइमरी स्कूल का जो कि वो क्या करता है मतलब वहाँ का सुविधा पाता है, ठीक है, 94%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था का देख रेख होगा, जिसमें निजी व्यवस्था का देख रेख होने वाला है? देखो वो क्या कहते हैं राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि ये होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो कि भारत में पहला विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि 12 नंबर में प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल्फ में विद्युत अपघटय होता है, एक सामान्य शुष्क सेल में जो कि विद्युत अपघटय होता है, बताइए।
देखो ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सामान्य शुष्क सेलम विद्युत वगैरह होता है, ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि डायनेमो, डायनेमो जो ये किस चीज को किस चीज में बदलता है, ये आपको बताना है। डायनेमो जो होता है, डायनेमो आप सभी जानते होंगे, डायनेमो को पहचानते होंगे। डायनेमो किसको कहा जाता है, तो जनरेटर को कहा जाता है, ठीक है, जनरेटर को। तो बताइए कि डायनेमो जो है किस चीज को किस चीज में बदलता है। देखो डायनेमो क्या होता है, एक प्रकार का ये यांत्रिक हो गया, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा, ये विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है, आकाश जो है नीला क्यों दिखाई पड़ता है। देखो आकाश इसलिए दिखाई पड़ता है नीला क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो है वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। देखो आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि जिस रंग का परिकीर्णन, ठीक है, जिस रंग का परिकीर्णन जितना अधिक मतलब कम होगा, ठीक है, जिस रंग का परिकीर्णन जो है जितना यहाँ पर कम होगा वो रंग जो है उतना अधिक से दिखाई पड़ता है। इसी कारण है कि नीला रंग का परिकीर्णन जो कि सबसे कम होता है, इसलिए जो आकाश का रंग जो है ये नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से एक प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मतलब सूर्योदय होते और डूबते समय, ठीक है, आकाश मतलब जो नीला मतलब लाल क्यों दिखाई पड़ता है। देखो लाल रंग का प्रकीर्णन भी क्या होता है, सबसे कम होता है, इसी टाइप से होता है, ठीक है, आपको याद रखना है प्रकीर्णन के ही कारण वो भी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, एक माइक्रोन बराबर जो है ये क्या होता है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है। देखो 1/1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर जो होता है एक 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण जो है क्या होता है, अति चालक का लक्षण क्या है, अति चालक का लक्षण जो है क्या होता है। देखो जो भी अति चालक होता है उसमें उच्च परमग्रियता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ ए मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उच्च पारगम्यता, ठीक है, उच्च पारगम्यता जो कि अति चालक में बहुत अधिक होता है, ठीक है, इससे आप पहचान कर सकते हैं अति चालक की। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष दीर्घतम होता है, यानी कि कहाँ पर जो है वर्ष दीर्घतम होता है, ये बताना है आपको। देखो ये प्लूटो पर क्या कहते हैं, प्लूटो पर जो है वर्ष क्या हो जाएगा, दीर्घतम हो जाएगा, ठीक है, दीर्घतम। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि वर्षा की बूंद, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का ये कारण क्या है। देखो आप ये मतलब देखते होंगे प्रैक्टिकली जब वर्षा का बूंद आता है तो वो जो है गोलाकार टाइप का होता है, ठीक है, उतना दूर से आने के बाद भी वो गोलाकार होता है, क्यों होता है, इस ये बताना है आपको। वर्षा की बूंद जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि वो जो मतलब गोला टाइप का होता है वो क्यों होता है, उतना मतलब दूर से आते हुए भी वो गोला ही होता है। देखो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, क्योंकि उसमें देखो पृष्ठ तनाव जो है ना अधिक हो जाता है, पृष्ठ तनाव जो है उसमें अधिक हो जाता है, इसी कारण से जो वो गोला मतलब टाइप का हो जाता है, ठीक है, वर्षा का बूंद। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए 19 नंबर की कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर खोलकर क्यों मतलब रख सकते हैं, बताइए तो। देखो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जो होता है ये खुला रखने पर उसमें जो अनेक प्रकार की गैस, ठीक है, जैसे हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखेंगे उसमें जो कई प्रकार का गैस, जैसे कि हम बात कर ले तो क्लोरो क्या कहते हैं, क्लोरो कार्बन निकलती रहती है, जिससे मतलब क्या होता है कि कमरे का तापमान जो बढ़ा देता है, कार्बन जो होता है ये क्या करता है कि कमरे का तापमान जो होता है ना वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हैं कि कमरे को जो है ना गर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो रेफ्रिजरेटर को खोलने पर जो है ना उससे में मतलब कई प्रकार का गैस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना निकलता है, ठीक है, जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगा तो उसका टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर वो जो है ना बढ़ जाता है। तो इसी टाइप से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त
किया जाता है, यानी कि किस खनिज से जो हम लोग रेडियम को प्राप्त कर सकते हैं, ये बताना है आपको। किस खनिज से रेडियम प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। देखो रेडियम जो हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो पिंच ब्लेड्स, ठीक है, पिंच ब्लेड से जो है हम लोग रेडियम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पिंच ब्लेड से, आपको याद रखना है, पिंच ब्लेड से हम लोग जो रेडियम को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत ये किस पर आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत जो होता है ये किस पर आधारित होता है, परमाणु बम का सिद्धांत। देखो परमाणु बम की सामान्यतः हम बात करें, लेकिन नाभिकीय बम की मतलब ही कहलाता है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय बम भी कहलाता है, और इसका सिद्धांत जो होता है ये नाभिकीय विखंडन, क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन पर जो है ना वो मतलब आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। और हम बात कर ले कि परमाणु बम को बनाने के लिए जो है यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम, ये आपको याद रखना है कि यूरेनियम जो है कि 235, ठीक है, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम जो है यहाँ पर 239, ठीक है, 239 का प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि परमाणु बम जब भी आप बनाइएगा तो उसमें जो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का जो कि मतलब 239 का आप उसमें प्रयोग करेंगे, तभी जाकर के जो आप उसके बना सकते हैं। उसके बाद भी जो है अनियंत्रित श्रृंखला जैसे कि अभिक्रिया होती है, और इसके फलस्वरूप जो है क्या होता है कि अपार ऊर्जा की मात्रा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, मतलब ऊर्जा की भी मतलब जो इसमें बहुत ज्यादा खपत हो जाती है। तो इस टाइप से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन पर जो कि परमाणु बम ये आधारित होता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो ये क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, बताइए। देखो 2CaSO4, ठीक है, 2ACaCSO4, देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, 2CaSO4 इंटू H2O, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा H2O, है ना, कुछ मतलब टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है कि 2CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। देखो नींबू खट्टा किस कारण से होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कि नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, किस कारण से होता है नींबू। देखो नींबू में जो है ना साइट्रिक एसिड होता है, क्या होता है, साइट्रिक एसिड, नींबू में जो क्या होता है साइट्रिक एसिड होता है, और इसमें विटामिन सी की मात्रा होता है, ठीक है, विटामिन सी जो भी होगा वो मतलब खट्टा होता है, ठीक है, विटामिन सी। और इसे हम लोग जो है जल में भी घोल सकते हैं। आपको याद रखना है कि कौन सा विटामिन से हम जल में घोल सकते हैं, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु एक क्या है। वायु जो है ये क्या होता है, वायु जो है क्या होता है। देखो वायु क्या होता है, एक मिश्रण होता है, ठीक है, वायु जो होता है, वायु एक मतलब गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। वायु जो है ना गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा मतलब असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो कि क्या है वो असत्य है, बताइए। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा मतलब है जो कि असत्य दिया। देखो विरंजक चूर्ण जब भी मतलब जल में अधिक विलय ये नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कि विरंजक चूर्ण जो होता है ये जल में विलय मतलब अधिक नहीं होता है। ये हो सकता है कि हल्के पीले मतलब चूर्ण होता है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप धातु मिश्रण होता है, यानी कि पादप धातु जो है किसका मिश्रण होता है। पादप धातु जो है ये किसका मिश्रण होता है। देखो ये पारद युक्त मिश्र धातु का होता है, ठीक है, पारद युक्त मतलब युक्त मिश्र धातु का एक मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोयले का सामान्य प्रकार जो है क्या है, कोयले का सामान्य प्रकार आपको बताना है।
देखो कोयले का सामान्य प्रकार की हम बात कर ले तो जैसे देखो बिटुमिनस, ठीक है, एक बिटुमिनस एक सामान्य प्रकार का कोयला होता है, ठीक है, बिटुमिनस जो है ये सामान्य प्रकार का क्या होता है, कोयला होता है बिटुमिनस, जिसमें बिटुमिनस जैसे कि इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बिटुमेनी या बिटुमिनस। तो इसमें जो है ना, इसमें कार्बन की हम बात कर ले, इसमें कार्बन कितना पाया जाता है, देखो इसमें कार्बन जो है 70% जो कि इसमें कार्बन पाया जाता है, बिटुमिनस में जो है 70% जो कि कार्बन पाया, 70 से लेकर 90% याद रखना है, ठीक है, 70 से लेकर 90% जो कि इसमें कार्बन पाया जाता है। जबकि एंथ्रासाइट कोयला होता है, जो एंथ्रासाइट जिसको हम लोग ये बोलते हैं एंथ्रासाइट, ये एंथ्रासाइट कोयला जो होता है, एंथ्रासाइट कोयला इसमें सर्वोत्तम एवं मतलब बहुत कठोर कोयला होता है, ये जो है सर्वोत्तम और बहुत क्या होता है, कठोर कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होता है ना, कार्बन की मात्रा आप समझ सकते हैं अब 90% से भी अधिक होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा जो है ये 90% से भी अधिक होता है, और इसका भंडार भी जो होता है ना, मतलब सीमित में होता है, ज्यादा तहाँ ना मतलब जहाँ तय नहीं मिलेगा, ये मतलब जो है बहुत सीमित में मिलेगा एंथ्रासाइट कोयला। और आपको याद रखना कि सबसे अच्छा कोयला किस्म की कोयला जो ये एंथ्रासाइट कोयला ही होता है, ठीक है, जिसकी 90% इसमें कार्बन पाया जाता है। और सामान्य प्रकार की कोयला जो कि बिटुमिनस होता है, ये 70 से लेकर 90% जो कि इसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय स्तनी जो ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो ये क्या हो जाएगा, देखो ये बाघ हो जाएगा, ठीक है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को पता होगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि निरिसांस प्राणी जो ये कौन सा होता है, निरिसांस प्राणी जो ये कौन सा होता है, निरिसांस प्राणी। देखो निरिसांस प्राणी की हम बात करें तो यहाँ पर केचुआ जो कि हो जाएगा, ठीक है, केचुआ ये मतलब क्या होता है, निरिसांस प्राणी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केचुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती है, आपको जल्दी से आंसर करना है कि जल से जब हम मछलियों को निकाल लेते हैं तो वो मछलियां जो है मर जाती है, तो क्यों मर जाती है। देखो मछलियां जो होता है गिल्स के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है, गिल्स के द्वारा, आपको याद रखना है मछलियां जो होता है वो गिल्स के माध्यम से क्या करता है, तो वो जो है ना सांस लेता है गिल्स के माध्यम से, ठीक है, गिल्स के माध्यम से जो है ना मछलियां जो होता है वो सांस लेता है, उनमें हमारी तरफ फेफड़ा नहीं होता है, जैसे हम लोग जो है फेफड़ा से सांस लेते हैं तो उसमें जो फेफड़ा नहीं होता है, बल्कि वो गिल्स के माध्यम से जो कि सांस लेता है। मतलब और बात कर ले कि ना ही उसमें मतलब हमारी तरह जो है नाक से भी सांस लेने की क्षमता होती है, बल्कि मछलियां जो होता है सांस लेने के लिए मुंह में पानी लेती है। मछलियां जो होता है वो सांस लेने के लिए क्या करती है, मुंह में पानी लेती है, और यह पानी जो है गलफड़ों से होता हुआ बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो पानी जो होता है कि गलफड़ों से होते हुए जो है मछलियों को बाहर निकल जाता है, और पानी में मिली हुई ऑक्सीजन जो होता है, पानी में मिली हुई ऑक्सीजन वो गलफड़ों की कोशिका द्वारा सोख ली जाती है, और गलफड़ों के मतलब बहने वाली जो कि मतलब क्या कहते हैं खून के साथ ये ऑक्सीजन में मिल जाती है और शरीर में भ्रमण करने लगती है, और इसी कारण से मतलब क्या होता है ऑक्सीजन में मछलियों का खून जो ये शुद्ध होता रहता है, जिसके कारण सांस लेने की क्रिया भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए जो मछलियां पानी से बाहर यदि हम निकालते हैं तो क्या होता है कि मर जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मछलियों को हम लोग मतलब बाहर निकालते हैं तो क्यों मर जाता है, ठीक है, तो वो जो गिल्स के माध्यम से सांस लेता है और हम लोग जो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी यानी कि कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचान लेते हैं, मधुमक्खी जो होता है एक दूसरे को किस प्रकार से वो जो है पहचान लेते हैं कि नहीं हमारा ही जाति है, बताइए किस टाइप से वो जो है पहचान लेता है। देखो मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी उसमें गंध होता है, वो अपने गंध से जो है वो पहचान लेती है कि ये हमारा हमारा जाति का है, ठीक है, ठीक है, गंध के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंध के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो कि दो बार विकसित होता है, यानी कि मनुष्य के जीवन में काल में ऐसा कितना दांत होता है जो कि वो दो बार विकसित होता है, समझ सकते हैं, बताइए। देखो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसा दांत होता है जो कि वो क्या होता है दो बार विकसित होता है, दो बार, समझ सकते हैं, 20 ही ऐसा दांत होता है जो कि वो मनुष्य में मतलब दो बार विकसित होता है, 20 दांत, ठीक है, तो आपको याद रखना है 20 दांत।
चलिए अगला प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है कितनी मतलब कैसी होती है, ये बताना है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है, पैर वाला यानी कि जिसको हम लोग टांग भी बोलते हैं, तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है कैसी हड्डी होती है, बताइए। देखो वो खोखली हड्डी होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। और आपको याद रखना कि मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो पैर की हड्डी ही होती है, जिसको हम लोग फीमर की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, फीमर की हड्डी। और ये फीमर की हड्डी कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो है ना जांघ में पाया जाता है, ठीक है, जांघ में। आपको याद रखना है कि मनुष्य में सबसे मतलब बड़ी हड्डी जो होती है ये फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ में ही पाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो ये जो है खोखली होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी जो ये कौन सी हड्डी होती है। देखो मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में पाई जाती है, ठीक है, कान में, ठीक है। और ये कान में कौन सी हड्डी होती है, तो एक स्टेपिज की हड्डी होती है, ठीक है, स्टेपिज की हड्डी वही कान में जो कि पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितना अस्थियां होता है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या जो है कितनी होती है, बताइए। देखो ये टोटल का 29 होता है, कितना, टोटल का 29। मनुष्य की खोपड़ी में जो कुल अस्थियां जो होती है टोटल 29 की अस्थियां होती है, मात्र 29 को। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो ये क्या है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है क्या है, हाल ही का पूर्वज बताना है आपको। देखो ये क्रो-मग्न मानुष, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रो-मग्न मानुष जो कि ये हमारा जो है ना मतलब हाल का मतलब एक हमारा पूर्वज है, ठीक है। ये हाल ही में मतलब ये विलुप्त हुआ है, तो ये हाल ही का मतलब क्या है, एक पूर्वज है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, बताइए कहाँ पर मिलता है। माँ जो है पौधों की भांति पौधा मिलता है। देखो ये जो मिलता है ना कटा वन से मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये जो है कटा वन से मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कटा वन से जो है ये मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो ये कौन सा होता है। देखो सेल जो होता है ना, सेल, इसमें सबसे ज्यादा यानी कि 80% से भी अधिक मात्रा जो है किसका पाया जाता है सेल में, बताइए। देखो जल की मात्रा जो है 80% से भी अधिक पाया जाता है सेल में, ठीक है। सेल में जो है ना, सेल में जल की मात्रा समझ सकते हैं आप, 80% से ज्यादा पाया जाता है सेल में। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, कि इंसुलिन जो है किससे प्राप्त होता है, इंसुलिन जो है ये किससे प्राप्त हो जाता है। देखो इंसुलिन जो होता है ये डालियों की जड़ों से जो है ये प्राप्त हो जाता है। इंसुलिन जो होता है ये डालियों की जड़ों से क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि डालियां की जड़ से जो है हम लोग इंसुलिन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इंसुलिन को। चलिए अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। हरगोविंद खुराना को जो है किस आविष्कार के लिए जो है ये सम्मानित किया गया है, हरगोविंद खुराना को। देखो भारतीय मूल के थी, मतलब हम बात कर ले भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या कहते हैं, ये हरगोविंद खुराना जो है ये मतलब अमेरिकी एक वैज्ञानिक था, जिसको हम लोग डॉक्टर हरगोविंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया 1968 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने 1968 ईस्वी में जीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है, इन्होंने जो है 1968 इसमें जीन के संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड का खोज किया है, ठीक है, जेनेटिक कोड का क्या किया है, खोज किया है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा कि जीन के संश्लेषण के लिए जो इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है, जीन के संश्लेषण के लिए। और कब किया है, तो 1968 ईस्वी में जो इन्होंने जीन का खोज किया है। और ये कहाँ का रहने वाला था, ये अमेरिका का रहने वाला था, ठीक है, अमेरिका का। चलिए अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प मतलब ये क्या होता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प होगा यहाँ पर, ठीक है, पुष्प जो ये कौन सा पुष्प होता है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो ये कौन सा पुष्प होता है। देखो संसार की सबसे बड़ा पुष्प जो होता है ना, ये फलेसिया का एक पुष्प होता है, ठीक है, फलेसिया का। आप लोग बहुत जानते होंगे और बहुत नहीं भी जानते हैं, ठीक है। ये फलेसिया का जो है एक पुष्प होता है, जो कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मतलब क्या कहते हैं, बना काटा आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है।
बताइए। तना कटा आम तौर से जो किसके प्रवर्धन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, देखो यहाँ पर तना हो जाएगा, ठीक है, तना होगा, तना, ठीक है। तना कटा आम तौर से किसके लिए जो कि ये प्रवर्धन के लिए प्रयोग करता है, बताइए। देखो ये जो होता है ना, गन्ना के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गन्ना के लिए। देखो ये कटा, ये तना कटा आम तौर के लिए किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है, ये गन्ना के लिए जो ये प्रयोग होता है, ठीक है, गन्ना के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गन्ना के लिए, ठीक है। और कपास की खेती जो है कहाँ पर होता है सबसे ज्यादा, जो केरल में होता है, ठीक है, केरल में कपास की खेती सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मटर पौधा, ये मटर पौधा जो है क्या है, मटर पौधा जो है ये क्या है। देखो मटर पौधा को हम लोग सभी जानते हैं, एक साग होता है जिसको हम लोग मतलब अपना लैंग्वेज में साग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, साग, एक प्रकार का साग होता है, ठीक है, मटर का पौधा। चलिए अगला प्रश्न है कि विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक जो ये क्या हो सकता है। देखो विकास का प्रमुख कारण जो ये प्राकृतिक वर्ण होता है, क्या होता है, एक प्रकार क्या होता है, प्राकृतिक वर्ण पर ही हम लोग इसे विकसित कर सकते हैं। देखो सभी जीवों में जो प्रचुर यानी कि क्या कहते हैं, संतापोषण की क्षमता मतलब होती है, और अतः अधिक आबादी के कारण जो प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से यानी कि जीवन मतलब संघर्ष करना पड़ जाता है। कहने का मतलब है यदि मतलब गाय, समझ लो गाय या बकरी को मान लो, ठीक है, बकरी को ही मान लो, तो बकरी को लो, बकरी क्या खाता है, घास को खाता है। देखो यहाँ पर समझना है, बकरी क्या खाता है, घास को खाता है। तो बकरी को कौन खाता है, बताइए जल्दी से। तो देखो बकरी को कौन खा सकता है, बकरी को तो हम लोग भी खाते हैं, यानी कि मनुष्य भी खाता है। और बकरी को जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत मतलब जानवर होता है जैसे लोमड़ी उमड़ी सब होता है, बकरी को खा जाता है। तो अब मतलब यो है बकरी बकरी जो खाता है ये घास को खाता है, और बकरी को भी एक जानवर खा जाता है। तो इसी टाइप से जो भी मतलब एक दूसरे पर मतलब अपना परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विकास का मुख्य कारक क्या हो जाएगा, तो 43 का बताइए जल्दी से आंसर। देखो इसका मुख्य जो ये प्राकृतिक चरण हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक चरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो एक नदी है वो कौन सी नदी है। देखो क्या कहते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो नदी है जैसे ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु ये सभी नदी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी नदी। तो ये सबसे चौड़ी नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे लंबी मतलब चौड़ी नदी होती है, सबसे चौड़ी नदी। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हुंडू प्रपात जो ये निर्मित है, यानी कि हुंडू प्रपात जो ये किस पर निर्मित है, हुंडू प्रपात। देखो ये जो होता है ना सुवर्ण रेखा पर जो कि ये क्या होता है, निर्मित होता है, सुवर्ण रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुवर्ण रेखा पर। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होता है, हिमालय में निम्न मतलब हिम रेखा जो किसकी किसके बीच में होता है, हिम रेखा, हिम रेखा जो है ये किसके किसके बीच में होता है। देखो हिम रेखा जो हम बात कर ले, हिम रेखा जो है ये 4500 से लेकर 6000 मीटर जो है पश्चिम में होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हिम रेखा, ठीक है। हिम रेखा आपको याद रखना है, 4500 से लेकर 6000 मीटर जो कि कहाँ पर स्थित होता है, ये पश्चिम में स्थित होता है, ठीक है, पश्चिम में। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत की तटरेखा जो है कितनी लंबी है, भारत की तटरेखा जो है ये कितनी लंबी तटरेखा है। देखो आपको यहाँ पर समझना होगा कि भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा की यदि हम बात कर ले स्थलीय सीमा की, तो ये जो है ना स्थलीय सीमा मतलब 15,200 किलोमीटर, कितना है, 15,200 किलोमीटर जो कि स्थलीय सीमा है। और तथा मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई जो है, तटीय सीमा की लंबाई की यहाँ पर बात कर रहा था, तटीय सीमा की लंबाई टोटल का 6100 किलोमीटर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। यहीं पर यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह को तट रेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा जो है 7517 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग बात नहीं समझे आप लोग तो जैसे कि यहाँ पर यदि आप अंडमान हो गया, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सभी को यदि हम मिला देंगे इसमें, इसमें यदि हम मिला देंगे इसी में, ठीक है, कहाँ पर मिलाना है आपको, तो इसी में मिलाना है। यदि इसमें आप मिला देंगे तो ये टोटल का कितना हो जाएगा, ये टोटल का जो है 7517 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल का यदि उसमें आप मिला देंगे तब,
ठीक है। और स्पष्ट है कि भारत जो विशाल देश का और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में कौन सा स्थान है अपना भारत का, तो ये भारत का अपना 7वां स्थान है जो कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान जो कि अपना भारत का है। और 1 नंबर में जो कि चाइना आता है, ठीक है, आपको याद रखना है चाइना। चलिए अगला प्रश्न है कि नकदी फसल में जो कौन सी मतलब सम्मिलित नहीं होती है, नकदी फसल में कौन जो है सम्मिलित नहीं होती। देखो गेहूं हो गया, गेहूं क्या होता है, देखो गेहूं जो है ना, गेहूं ये प्रकार का रबी फसल होता है, ठीक है, गेहूं जो है क्या होता है, यह जो रबी फसल होता है, रबी फसलों की बुआई की समय की हम बात कर ले तो कम तापमान और पकते समय जो शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें जो है कम तापमान, कहने का मतलब यह है कि रबी फसलों की बुआई के समय जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है और पकते समय जो है ना शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं गुमसी, ठीक है, ठेठी भाषा में क्या कहते हैं, गुमसी कहते हैं अपना बिहारी भाषा में, ठीक है। और फसलें जो है सामान्यतः अक्टूबर, ये जो है ना अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर हो गया, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो महीने में इसको बोई जाती है, जो जैसे कि इसमें मतलब क्या कहते हैं, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मतलब ये सभी फसल जो होता है ना ये रबी फसल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। गेहूं क्या होता है, रबी फसल होता है, बल्कि नकदी फसल नहीं होता है। नकदी फसल जैसे गन्ना, कपास, जोड़ ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, कि भारत सबसे ज्यादा किसका उत्पादक करता है, भारत जो है अपना सबसे ज्यादा जो है किसका मतलब करता है, बताइए। देखो यहां पर आपको समझना है, देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। देखो भारत में, देखो आपको समझना है कि भारत में जो है ना विश्व में, भारत जो है अपना भारत विश्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, विश्व में चाय का, ठीक है, भारत जो है विश्व में चाय का ये दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान पर जो है चाय में अपना भारत आता है, ठीक है। यहाँ पर चाय होगा, बल्कि यहाँ चाम हो चुका है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चाय कर देना है, ठीक है। तो चाय होता है और यही बात हम कर ले उत्पादन जो है चाय का उत्पादन जो है 27%, कितना 27% जो है ये चाय का उत्पादन, और विश्व व्यापार का जो है 13% चाय व्यापार होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि यूएसए चाय का सबसे बड़ा आयात हो जाएगा अपना सबसे बड़ा जो है यूएसए, देखो ऐसे आपको याद रखना, सबसे बड़ा पूछेगा तो यूएसए और दूसरा स्थान पर अपना भारत आ जाएगा, ठीक है, भारत चाय के उत्पादन में, ठीक है। और सबसे ज्यादा चाय का कर्नाटक में होता है खेती, सबसे ज्यादा कर्नाटक में जो कि चाय की खेती होती है अपना भारत में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को आपको पहचानना है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य जो ये कौन कौन सा राज्य है, समृद्ध राज्य खनिज उत्पादन में। देखो खनिज उत्पादन में झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो ये कहाँ लगा था, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये कहाँ पर लगा था, ये बताना है आपको कहाँ पर लगा था। देखो ये सबसे पहला जो है नांगल में लगा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नांगल में। चलिए अगला प्रश्न कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो ये कौन सा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो ये कौन सा है। देखो 2001 से हम बात कर ले और 2011 की बात कर ले, 2001 और 2011 में जो कि मतलब जनगणना हुआ था, उनके अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो कहलाता है ये मुंबई कहलाता है, ठीक है। कौन सा कहलाता है, ये मुंबई कहलाता है। लेकिन दूसरी मतलब दिल्ली जो है स्थान पर आता है, दूसरा जो है दिल्ली आता है, 1 नंबर पर मुंबई आता है और कलकत्ता तीसरे स्थान पर आता है, कोलकाता जो होता है ये तीसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा दिया गया है, तो आपको चूज करना है, बताइए। तो यहाँ पर जो है कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से याद रखना है कि हम फिर से बता देते हैं कि 1 नंबर पर जो है ये मुंबई आ जाएगा, दूसरे नंबर पर दिल्ली आ जाएगा, तीसरे नंबर पर कोलकाता आता है, ठीक है। यहाँ विकल्प के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, वही मुंबई रहता तो मुंबई मारते हैं, और इससे भी यदि पहले मुंबई से भी हाँ मुंबई हो गया, 3 नंबर में कोलकाता आता है और 2 नंबर में दिल्ली, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है।
ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है, बताइए। देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो ये एशिया महाद्वीप होता है, ठीक है। एशिया महाद्वीप जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि क्या होता है, सबसे छोटा महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप होता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में जो है एशिया नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। यदि एशिया रहता तो आप एशिया को ही मारते, ठीक है, एशिया को ही। और ये जो है क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा महाद्वीप होगा, ठीक है, दूसरा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे पहला में एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि साफ रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, बताइए। साफ रातें जो है ये मतलब क्यों अधिक मतलब ठंडी होती है, बताइए। देखो विकिरण के कारण, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विकिरण के कारण। देखो विकिरण के चलते मेघीय रातों में, ठीक है, मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान जो होता है, मेघीय रातों में पृथ्वी का तापमान वो मेघों में परिवर्तित होकर आता है। कहने का मतलब यह कि पृथ्वी पर लौट जाता है, और वायुमंडल क्या होता है वो गर्म ही रह जाता है। जबकि साफ रातों में क्या होता है कि विकिरण के चलते पृथ्वी की उष्मा जो होती है वो उत्सर्जित होकर वो क्या हो जाती है कि अंतरिक्ष में चली जाती है, इसीलिए वो रातों क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण के कारण, ठीक है, विकिरण के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान जो यहाँ पर सही है, यानी कि ऐसा कौन सा है जो कि वो मतलब सही है, बताइए, मिलान जो कि वो सही है। देखो ये भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर के पठार पर जो ये कौन स्थित है, देखो ये रांची हो जाएगा, ठीक है, रांची क्या है, झारखंड की राजधानी कहाँ पड़ता है, रांची, झारखंड, झारखंड, ठीक है, आपको याद रखना है झारखंड, ठीक है, झारखंड। यहाँ से जो है झारखंड से यानी कि रांची जो क्या कहते हैं, छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, जो कि पश्चिम सॉरी क्या, हाँ पश्चिम, हाँ पश्चिम बंगाल से दामोदर नदी जो है कलकत्ता यानी कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और दामोदर नदी में थी क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो इसलिए जो पश्चिम बंगाल को जो है ना शोक नदी कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर प्रश्न तो आ गया है कि दामोदर नदी निकलती है, जैसे भी तुरंत हम बता चुके हैं, दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है। देखो दामोदर नदी जो होता है उसका उद्गम ये पलामू के लात क्या कहते हैं, पलामू एक लातेहार जिला है, ठीक है, जो कि उत्तरी भाग में से होता है। और ये जो है ना जो छोटा नागपुर का ही क्षेत्र कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हम बता चुके हैं कि छोटा नागपुर से ही निकलता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर से ही निकलता है, जो कि यह कहाँ पर पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है दामोदर नदी, ठीक है। और झारखंड से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम जो है ये क्या है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम जो है ये क्या हो जाएगा, स्वामिनी का नाम बताइए। देखो ये अपना भारत ही तो हो जाएगा, ठीक है, अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को जो किसके द्वारा अपनाया गया था। देखो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की हम बात कर ले तो प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन जो है संविधान का कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। इसके पश्चात जो है 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है मतलब क्या कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का मतलब जो अस्थायी अध्यक्ष मतलब कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, ठीक है।
और संपूर्ण संविधान का निर्माण जो है, संपूर्ण संविधान का निर्माण जो कहते हैं मतलब पूरे संविधान को बनने में जो कितना समय लगा है, तो वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। और उस कार्य पर लगभग जो है ना, लगभग यानी कि 64 लाख रुपया जो कि खर्च हो चुका है, 64 लाख। और इसमें जो है ना 395 अनुच्छेद है, संविधान में जो 395 अनुच्छेद है, और क्या कहते हैं 8 अनुसूचियां हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, 8 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर हम नहीं बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये संवैधानिक सभा के द्वारा जो है इसे चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक सभा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना जो है ये आरंभ होती है, बताइए ये आरंभ होती है। देखो ये कैसे आरंभ होती है कि हम भारत के लोग शब्द से जो है ना ये आरंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हम भारत के लोग शब्दों से, इसका मतलब क्या होता है, तो ये प्रस्तावना जो कि आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हम भारत के लोग शब्दों से। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, बताइए कोई वित्तीय बिल जो ये कब प्रस्तावित हो सकता है। देखो भारतीय संविधान के आर्टिकल की हम बात कर ले, आर्टिकल जो है 109। ठीक है, आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 109 के अधिकार पर जो है धन विधेयक जो होता है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि केवल लोकसभा में। ठीक है, कहाँ पर, केवल लोकसभा में ही जो आप इसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, बताइए मौलिक अधिकार का वर्णन जो है कहां पर किया गया है। देखो ये संविधान के आर्टिकल 12 से 35 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है इसका किया गया है। ठीक है, चलिए देखो पंचायती राज विषय है, यानी कि पंचायती राज किसका विषय है, पंचायती राज जो है किसका विषय है। देखो बहुत हलवा प्रश्न, जल्दी आपको आंसर देना है। देखो ये सूची पर आधारित होता है। ठीक है, सूची पर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का यह निर्देश देता है, कौन सा आर्टिकल देता है। फिर से आपको समझना है कि संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेदों में से कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, कौन सा आर्टिकल देता है। देखो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का तहत, जैसे कि हम बात कर ले आर्टिकल 40 की। ठीक है, आर्टिकल 40 को राज्य ग्राम पंचायत को मतलब गठन करने और उन्हें ऐसी शक्ति एवं प्राधिकरण देने का निर्देश देता है कि जिसके द्वारा वो स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यायिक पुनर् क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। देखो न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के आर्टिकल 13। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 के तहत क्या कहते हैं उपबंधित है। और संसद या राज्य विधान मंडल के द्वारा पारित किसी कानून की वैधता की जांच और सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अर्थात मूल अधिकारों पर मतलब क्या कहते हैं आघात करने वाले कानून जो होता है वो अवैध घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है, वो अवैध क्या कर सकता है, घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है, वो अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश
मतलब तो क्या निर्देशक मतलब आदर्श वर्णित है, यानी कि किस पर जो ये वर्णित है, बताइए। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक जो है ये आदर्श किस पर जो है ये वर्णित है। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो के अंतर्गत, जैसे कि संविधान के आर्टिकल 38, ठीक है, आर्टिकल 38 की हम यदि यहाँ पर थोड़ा बात कर लें तो आर्टिकल के मतलब 38 स्पष्ट कर दिया गया है कि लोगों के कल्याण के लिए, आर्टिकल 38 के द्वारा जो है लोगों के कल्याण के लिए सरकार सामाजिक व्यवस्था जिसको सोशल ऑर्डर सुनिश्चित करेगी, क्या करेगी, सोशल ऑर्डर जो है वो सुनिश्चित मतलब करने वाला है। तो यहाँ पर जो है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है किसके द्वारा होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 93, ठीक है, आर्टिकल 93 की थोड़ा यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। तो देखो 93 में क्या है कि लोकसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्वीप, क्या कहते हैं, डिप्टी जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब ड्यूटी, स्पीकर पदों पर तथा उनके निर्वाचन संबंधी जो भी वर्णित होता है, और लोकसभा के सदस्य द्वारा अपने में से 2 सदस्यों को क्या करता है कि वो अपने में से 2 सदस्यों को चुनाव स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पदों के लिए करना मतलब क्या करता है, वो सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लोकसभा में सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, भारत का जो भी राष्ट्रपति है उसके पद से उसे कौन हटा सकता है। देखो राष्ट्रपति की मतलब पद जो होता है ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, जब भी मतलब वो पद ग्रहण करेगा वहां से उसकी गिनती होगा, वो 5 वर्ष तक उस पद पर रह सकता है। लेकिन 5 वर्ष के पहले यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो 2 प्रकार को मतलब से समाप्त उसके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 5 वर्ष से यदि पहले हम राष्ट्रपति को हटाना चाहेंगे तो उसको हम लोग जो 2 तरीके से उसको हटा सकते हैं। तो पहला तो हम लोग जो है उसको राष्ट्रपति के माध्यम से हटा सकते हैं, ठीक है, पहला जो है उसे हम लोग जो राष्ट्रपति के माध्यम से हटा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरा कि महाभियोग लगा करके हम उसे हटा सकते हैं, ठीक है, महाभियोग, ठीक है, दूसरा जो है महाभियोग की हटा सकते हैं। देखो राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति। देखो उपराष्ट्रपति को ये संबोधित अपने हस्ताक्षर और सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र देना होगा, ठीक है, तब जाकर के वो हट सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाए जाने पर जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि 61 में जो ये उल्लंघन किया गया है कि यह प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, और संसद का कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप मतलब क्या कहते हैं आरोप लगाएगा, और दूसरा सदन जो कि आरोप को जांच करेगा, क्या करेगा वहां पर फिर से दूसरा सदन जो होगा उसका जांच करेगा, ठीक है। और जांच करने के बाद जो होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा, किंतु ऐसा आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकेगा जब तक कि वह मतलब जो है 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन के कुल जनसंख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करने और प्रस्तावना अंतर्विष्ट करने वाला संकल्प जो कि प्रस्तावित नहीं करेगा तब तक। और उस क्या कहते हैं दूसरा पॉइंट यह हो जाएगा कि उस दिन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसके तहत जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा सांसद के द्वारा, ठीक है, सांसद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो सांसद के द्वारा भी हम लोग हटा सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति की या महाभियोग के द्वारा सांसद के द्वारा हम लोग हटा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मतलब मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति जो है कब तक मंत्री पद पर जो ये आसीन रह सकता है, मंत्री पद पर, बताइए। देखो भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार, ठीक है, 75(5) में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई मंत्री यदि लगातार 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उस अवधि यानी कि 6 महीने की पूरा होने की तिथि से मंत्री पद पर धारण नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 महीने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, जल्दी बताइए, भारत का पंजा मतलब क्या कहते हैं, प्रजातंत्र जो है किस पर आधारित है, भारत का प्रजातंत्र। देखो भारत का प्रजातंत्र जो होता है ये जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार जो कि प्राप्त होता है। भारत का प्रजातंत्र में जो है जनता को सरकारों को मतलब चुनने और बदलने का क्या होता है, उसके पास क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, अपना भारत में ही लागू है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70 का। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये भी बताना है कि आप 70 प्रश्न से कितने प्रश्न को आप सही किए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।